हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। और कॉम्प्रीहेंशन की आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्लोज टेस्ट कर चुके हैं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन एक बार करा दीजिए सर, और मेरी लिस्ट में भी था ही। तो कॉम्प्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। क्लोज टेस्ट वाली क्लास में मैंने हालांकि ये बता दिया था कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ अगर आपकी जानकारी के लिए। टोटल 80 क्वेश्चंस आए थे पैसेजेस के। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं 80 क्वेश्चन का मतलब एक पैसेज में जनरली 5 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, वही हुआ था, है ना। इसका मतलब मैं कह दूं कि 16 पैसेज पूछे गए। ठीक है, और 16 पैसेज कितने शिफ्ट में पूछे गए थे? 9 शिफ्ट्स में पूछे गए थे टोटल। तो 9 शिफ्ट में 16 पैसेज का मतलब है इन जनरल अगर मैं मान लूं एक शिफ्ट में 2 पैसेज तो 18 होने चाहिए थे, है ना। अगर हर शिफ्ट में 2 पैसेज आते तो 18 होने चाहिए, लेकिन पूछे कितने गए? 16 पूछे गए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 7 शिफ्ट ऐसी थी, 7 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें जो है हमारा सिंगल पैसेज पूछा, डबल पैसेज पूछे गए। 7 के 7 शिफ्ट में 2 पैसेज पूछे गए। और क्लोज टेस्ट कितना आया? 7 शिफ्ट में 1 आया। 7 शिफ्ट में 1 क्लोज टेस्ट आया, 2 पैसेज आए। लेकिन 2 शिफ्ट ऐसी थी, ठीक है, जिनमें पैसेज की संख्या 1-1 हो गई। 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें पैसेज की संख्या केवल 1 हो गई, वहां क्लोज टेस्ट 2 आ गए। ठीक है, वहां क्लोज टेस्ट 2 आ गए। पैसेज और क्लोज टेस्ट पिछली बार मिला के 15 नंबर के पूछे गए। मैं तुमसे पूछूं क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों का वेटेज कितना था? 15 नंबर था। एक क्लोज टेस्ट इन जनरल और 2 पैसेज, टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए, 5 या 15 के हिसाब से। 2 शिफ्ट में ऐसा हुआ कि एक की जगह 2 क्लोज टेस्ट आ गए और 1 पैसेज आ गया, वरना इन जनरल 2 पैसेज ही पूछे गए हैं। इस हिसाब से हमारे पास टोटल 7 शिफ्ट के 2 मतलब 14, और 2 शिफ्ट में 1-1 मतलब 14 और 2 16। टोटल 16 पैसेजेस हमारे पास है सॉल्व करने के लिए, जिनके बारे में हम जो है अभी शुरू करेंगे पढ़ना। एसएसटी स्टेनोग्राफर के कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन है। मैं लेवल की बात कर लूँ, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देयर इज़ नथिंग टू वरी, बहुत ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। आसान जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि पहला जो है हमारे सामने, बहुत बढ़िया भाई, दिख रहा तो साफ मज़ेदार। सेट 1 की हम बात करते हैं। इसमें कुछ जो है शिफ्ट वगैरह पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं चाहे तो इधर। ठीक है, कि ये शिफ्ट 1 में पूछा गया 6/8/2025 को। ऐसे ही सब पे पड़ा होगा, एक बार आप चेक कर लेना कौन सी शिफ्ट में 1 आया था, कौन सी शिफ्ट में 2 आए थे, वो भी देख लेना। बाकी मैं अगर बात करूँ पैसेज को सॉल्व करने की, तो बेसिकली 2 मेथड हमारे सॉल्व करने के होते हैं। पहला तो ये है कि अगर आप जनरल भी हैं, वेल टू डू हैं पैसेज को पढ़ के समझने में, डिपेंड्स ऑन द थीम ऑफ द पैसेज की कैसी थीम है। कई बार ऐसा होता है कि अजीब सी थीम आ गई, मुझे पता ही नहीं उस बारे में क्या है वो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है, या ऐसा कोई टॉपिक दे दिया जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, जैसे क्लोज टेस्ट में क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर जो है के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब क्वांटम कंप्यूटिंग मुझे लगता है बहुत बहुत कम बच्चे होंगे जिनको उस बारे में पता होगा कि क्यूबिट क्या होता है, क्वांटम्स क्या होते हैं, या क्या है। बहुत रेयर सिचुएशन होती है जहाँ उनको पता हो, तो ऐसे ऐसे टॉपिक में फंस जाता है बच्चा। लेकिन इन जनरल जैसे तुम पैसेज पढ़ो, पैसेज पढ़ने के बाद तुम्हें लगे कि हाँ ये बेसिक बात है, मुझे समझ में आ सकती है, या ये चीज़ वो है जो मैं समझ सकता हूँ, तो टेंशन ना लो, पहले पैसेज पढ़ो और बाद में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है बोले यार मेरे साथ तो दिक्कत है, मैं तो साहब कमज़ोर हूँ, मुझे नहीं पता, तो जब अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कि मैं दोबारा मुझे पैसेज पढ़ना पड़ जाएगा, मुझे दोबारा टैकल करना पड़ जाएगा, तो ऐसे में क्या किया करो, ऐसे में एक बार क्वेश्चन देख लो साहब, ऑप्शन यही है। और मुझे लगता है बेहतर तरीका यही होता है। सबका अपना अपना हालांकि मेथड है ना, सबका अपना मेथड है। पहले मैं यही फॉलो करता था जब अपने समय में, पहले क्वेश्चन पढ़ा फिर उसके बाद पैसेज की तरफ गए। तो इससे क्या होता है, दिमाग में एक बेसिक इमेज बन जाती है कि हाँ ये वाली चीज़ जो है कहीं पूछी गई थी, तो जब वो चीज़ तुम्हारे सामने आएगी तो तुम उस चीज़ को ध्यान रखोगे कि हाँ यार ये वाली बात क्वेश्चन में पूछी गई है, तो मुझे ये ढूंढना है। तो एक बार तुम देख के चला करो क्वेश्चंस पहले, अगर तुम चाहते हो। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि पैसेजेस में यही होता है यार, है ना। 5 क्वेश्चन अगर मैं एक एक करके आगे डाल दूंगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम ये होगी कि मैं जब 5वें क्वेश्चन पे आऊंगा मुझे 6 स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एक ही स्लाइड पे सब कुछ रखा है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है देखने में तो पिक्सल्स थोड़े से बढ़ा लो, 720 पे देखोगे साफ दिखेगा, पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने चल रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आ जाओ, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज। पहला क्वेश्चन है पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है। ठीक है साहब, पैसेज का प्राइमरी पर्पस पूछ लिया। अब एक बात बताओ, तुमसे अगर कभी प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन पूछ ले तो इस बात का क्या मतलब होगा। प्राइमरी पर्पस पैसेज को पढ़ के पता चल सकता है, बिना पढ़े प्राइमरी पर्पस नहीं निकाल सकते कि पैसेज क्या कहना चाहता है, प्राइमरली क्या तुम्हें सिखाना चाहता है। इस बात को तुम बिना पढ़े नहीं बता सकते, पढ़ के ही बताओगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का क्या मतलब है साहब पैसेज में। अब ओवरहेड का मतलब वैसे तुम्हें पता हो, लेकिन पैसेज में हो सकता है कुछ अलग मीनिंग हो, तो पैसेज ही बताएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइटेड एज चैलेंज ऑफ स्मॉल रिटेलर्स। अब देखो जब ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे तुम्हें पैसेज पूरा पढ़ना जरूरी हो जाएगा। देयर आर एन नंबर ऑफ पैसेजेस लाइक दिस कि
तुम उसमें कह लो कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार ऑप्शन ऐसे दे देता है एलिमिनेशन से। इसमें भी एक दो पैसेजेस ऐसे हैं जब मैंने देखे कि भाई ऑप्शन इतने आसान दे दिए कि तुम्हें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बिना पढ़े ही सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइटेड एज चैलेंज फॉर स्मॉल रिटेलर्स। कौन सी बात इन चारों में से चैलेंज नहीं है? मतलब 3 चैलेंज होंगी, एक चैलेंज नहीं होगी, लेकिन वो बात तुम्हें चलेगी पढ़ के ही पता है ना। हालांकि हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में पता चल जाए बिना देखे ही, या आप अंदाजे से बता दें कि भाई अगर आप रिटेलर हैं, आपको रिटेलर वाले क्षेत्र की नॉलेज है कि रिटेलर को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है, बता दो। लेकिन इन जनरल पढ़ना ही पड़ेगा, या ऐसा कि ये 3 है एक नहीं है, कौन सा साहब बता दो, तो उसमें कई बार जरूरत पड़ती है पढ़ने की। टोन ऑफ द पैसेज, अब फिर से वही बात, ये क्वेश्चन भाई साहब ये बढ़िया क्वेश्चन है। टोन ऑफ द पैसेज आजकल पूछे जाने लग गया एसएससी में। एक चीज़ और मैं तुम्हें बताऊं, आजकल तुम जैसे देखोगे एसएससी के ट्रेंड को देखोगे, पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं क्या चीज़ होती है। अगर तुम एसएससी के आजकल रवैये को देखोगे, भाई पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। वो आजकल पूछने लग गया है प्रोफाइल वाले क्वेश्चन कि भैया ये शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ये क्वेश्चन पूछे जाते थे टीचिंग एग्जाम्स में। कहाँ पूछे जाते थे ये क्वेश्चंस? टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते थे कि बताओ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या चीज़ है ये बताओ। उसके अलावा तुमसे पूछ लिया सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के सेंटेंस आ रखे हैं। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं कि भाई ये सेंटेंस सिंपल है, ये सेंटेंस कंपाउंड है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। ये सवाल जनरली टीचिंग एग्जाम से पूछे जाते थे। सी टेट में ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे। किसी स्टेट टेट की बात कर लें या सी टेट की बात कर लें, उनमें ये सवाल पूछे जाते थे कि सेंटेंस का टाइप क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। या अगर यहाँ पे एक शब्द दे दिया, ये शब्द जो है कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। तो धीरे धीरे टाइम चेंज हो गया, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं। तो इन चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। अभी जैसे जैसे तुम्हारे सामने आएंगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ बहुत लंबी लंबी नहीं फेंक रहा हूँ। वो जो कॉन्टेक्स्ट है मैंने आपको बताया कि मैंने समराइज करा, मैंने पूरा चीज़ें समझी और मैं उसके बाद आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसे हवा में नहीं है चीज़ें। दूसरा, टोन ऑफ द पैसेज की बात कर लें। कई बार आपसे टोन ऑफ द पैसेज पूछ लेता है। देखो टोन ऑफ द पैसेज के लिए आपके पास एक चीज़ हो सकती है, हालांकि मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं टोन ऑफ द पैसेज के लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँ। इसमें मोस्ट ऑफ द टोन्स मैं आपको बता दूँ इकट्ठी कि ये टोन होगी इस वजह से, एग्जाम्पल्स देके मैं थोड़ा समझा दूँ। लेकिन अगर मैं इन जनरल भी बात करूँ, टोन ऑफ द पैसेज बताने के लिए तुम्हें जो 4 बातें दे रखी हैं, इन चारों के मतलब जरूर पता होने चाहिए, है ना। आपसे टोन ऑफ द पैसेज पूछी और आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ के समझा कि किस प्रकार की बात कर रहा है, लेकिन अगर आपको इन चारों का मीनिंग ही नहीं पता, जैसे अलार्मिस्ट कह रहा है, टोन ऑफ द पैसेज उसने कहा अलार्मिस्ट। अलार्मिस्ट मतलब अलार्म, जिसमें अलार्म बज रहा है। अलार्म बज रहा है मतलब किसी बात को लेके तुम कह रहे हो कि भाई जाग जाओ वरना देर हो जाएगी, कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट दे रखा है तो अलार्मिस्ट है। मैं तुमसे कहा एनालिटिकल, एनालिसिस तुमने किसी बात का करा है, तुम्हें पढ़ने के बाद लग रहा है किसी बात का प्रॉपर एनालिसिस करा गया, ठीक है साहब। एंथुजियास्टिक, अब तुम्हें एंथुजियास्टिक का मतलब ही नहीं पता, तुम कैसे टोन लगा दोगे अगर एंथुजियास्टिक हुई भी तो। एंथुजियास्टिक होता है उत्साही, एकदम एनर्जी से भरा हुआ। अगर तुम्हें लग रहा है भाई उसमें बात करी गई आंदोलन की और ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे, एंथुजियास्टिक है साहब। उसके बाद लास्ट बचा क्या, सार्कास्टिक, सार्काज्म करा गया है, मजाक करी गई है किसी बात को लेके, बात को व्यंग करके कहा गया है, थोड़ा सार्काज्म के रूप में कहा गया है कि मतलब मजाक से भी कह दिया और वो चीज़ तुम्हारे जाके लग भी गई कि भाई अरे ये तो इनका तो क्या कहना साहब, ये तो साहब ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट तुम कह रहे हो, सार्कास्टिकली तुमने कोई बात कह दी, सार्काज्म में कोई बात कह दी, तो वो ये है। तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस। सबका ही तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, या डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि भाई हो सकता है जो 2 तुम्हें ना पता हो वो आंसर ना हो, बाकी तुम 2 लगा दो, वो तो खैर अलग हो गई बात। अब देखो जैसे पूछा विच इन्फरेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज, की निम्नलिखित जो 4 लाइनें हैं ये पैसेज के हिसाब से कौन सी सबसे चारों में से बेहतर है, बेस्ट सपोर्ट कौन सा करता है रिटेलर को लेके या जो भी बात कही है। तो इन 5 क्वेश्चन को देख के तुम्हें एक बात समझ में आई कि 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि डिपेंड करता है। एक बार सरसरी नज़र से देखो कि 5 क्वेश्चन दे रखे हैं साहब, अच्छा ठीक है, मेरे मतलब का कौन सा, मेरे मतलब का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ओवरहेड चलना चाहिए कि ओवरहेड के बारे में पूछा है। उसके अलावा तुमसे पूछा है कि भाई रिटेलर के लिए कौन सा चैलेंज नहीं है। उसके बाद तुमसे पूछा है प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या। अब ये पर्पस वाली बात लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, जब तुम पढ़ते चले जाओगे, पढ़ने के बाद जो तुम्हारे दिमाग में एक बेसिक आइडिया बनेगा वो 4 बाद में आकर तुम एलिमिनेट कर लोगे। उसके अलावा टोन ऑफ द पैसेज भी पूरा पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी। और ये 4 भी जो है कॉन्टेक्स्ट, ये कुछ ऐसा नहीं है कि छांटना है, छांटने वाला कौन सा है, छांटने वाला तो साहब यही है, ओवरहेड का मीनिंग निकाल लो, पैसेज के हिसाब से क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से तुम्हें चीज़ें फॉलो करनी होती है, धीरे धीरे हो जाएगा। अब जैसे मैं 16 पैसेज तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा, 16 पैसेज मेरे साथ सॉल्व करते रहोगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे तुम देखने का नजरिया सीख लोगे। अगर तुम्हें नहीं आता है तो बड़ी अच्छी बात है, एक्सपोजर के लिए देख लो, ठीक है। चलो ठीक है, पहले सेट की बात करते हैं साहब। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपकी जो है आपके लिए, अगर आपको थोड़ी भी देखने में दिक्कत हो रही है तो ठीक है। सेट 1 की हम बात कर रहे हैं और ये आ गया है जूम होके, ये भाई साहब इतना मैक्सिमम हो गया है जूम,
चलो साहब, अब मुझे लगता है फुल हो गया, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप देख सकते हैं। द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज ड्रामेटिकली रीशेप्ड रिटेल लैंडस्केप अराउंड द वर्ल्ड। कंज्यूमर्स नाउ एंजॉय अनप्रेसिडेंटेड कन्वीनियंस। एग्जाम्पल ग्रुप में क्या कह रहे हैं साहब? विद ओनली क्लिक वी कैन कंपेयर प्राइसेस, रीड रिव्यूज एंड डिलीवर गुड्स। अब देखो, इतनी बार जब तुम यहाँ तक पहुँच गए तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ई कॉमर्स क्या है साहब, समझे? तुम्हें ई कॉमर्स समझ में आ गया। अरे तुम सामान खरीदते हो, जेप्टो करते हो, ये क्या नाम है, फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीद रहे हो, फ़ोन खरीद रहे हो ऑनलाइन, अमेजन से कुछ खरीद रहे हो, ये सब के सब क्या है? ये ई कॉमर्स साइट है, सामान खरीदने की कुछ साइट्स हैं, उनके बारे में बात करी गई है कि उसने जीवन को कैसे आसान कर दिया। शुरू की लाइन बढ़ के ही समझ में आ रहा है, द राइज ऑफ ई कॉमर्स, की ई कॉमर्स जैसे जैसे बढ़ रहा है उसने रीशेप किया है रिटेल लैंडस्केप को। रिटेल लैंडस्केप मतलब, रिटेल मतलब भाई साहब जो तुम दुकान पे जाकर लेते हो उस रिटेल की बात कर रहे हैं आप, जो पर्सन अकेला खरीदता है। रिटेल का मतलब किससे? मैं फोन खरीदने का रिटेलर हूं मैं, ठीक है ना, रिटेल में ले रहा हूं। बाकी एक होता है थोक में लेते हैं जब आप, है ना, बहुत सारा सामान ले रहे हो, आपकी दुकान है तो आप रिटेलर नहीं है, आप होलसेलर हैं, ठीक है ना। अब आप होलसेल में लेना चाहते हैं, 10 12 15 सामान इकट्ठा खरीद रहे हैं, 15 20 फोन लिए गांव में जाके बेच दिए साहब। अकेला अपना पर्सन अपने व्यक्तिगत यूज के लिए ले रहा है, रिटेलर के रूप में यूज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कह रहा रिटेल लैंडस्केप को चेंज कर दिया ई कॉमर्स साइट ने, कि ई कॉमर्स साइट ने बहुत ज्यादा जो है चेंज करा है पूरे दुनिया में। कंज्यूमर्स जो है अब क्या कर पाते हैं? इंजॉय कर पाते हैं अपनी कन्वीनियंस को, ठीक है नहीं? कैसी कन्वीनियंस? अपनी कन्वीनियंस को। अब दूसरा, अनप्रेसिडेंटेड मतलब शानदार, अभूतपूर्व, जो पहले नहीं थी, अब एकदम अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, शानदार कन्वीनियंस है उन्हें। क्या कन्वीनियंस है साहब? एक क्लिक से कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस, दो फोन है उनके प्राइसेस कंपेयर कर ली। डिलीवर गुड्स, सामान को डिलीवर कर सकते हैं डायरेक्ट टू देयर डोर। भाई जैप्टो करा, सामान मंगाया, गेट पे आके दे गया वो, ठीक है, 5-10 मिनट में आ जाते हैं। तो ये है। उसके बाद कह रहा है कि ब्रिक एंड मोटर स्टोर इन कॉन्ट्रास्ट मस्ट कंटेंड विद हायर ओवरहेड्स, रेंट, यूटिलिटीज एंड स्टाफिंग दैट ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफन अवॉइड। बहुत बढ़िया साहब। अब इन्होंने एक बात कही, पैन बदल ही लेता हूँ साहब, थोड़ा सा जरा ब्लैक के ऊपर ब्लैक जो है मजा खराब ना कर दे। इन्होंने स्टोर्स की बात करी और स्टोर्स को इन्होंने कहा ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स। अब ब्रिक एंड मोर्टार, अरे देखो ब्रिक्स तो हो गया, ईंटी हो गई, और मोर्टार समझते हो ना, मसाले से बनी हुई। तो कहने का मतलब है ब्रिक एंड मोर्टार शॉप्स का मतलब है जो फिजिकल दुकानें अवेलेबल है। ब्रिक्स मतलब हो गया ईंट से, और मोर्टार क्या हो गया भाई साहब? जो मसाला यूज कर रहे हैं आप। तो ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स मतलब रिटेल शॉप्स, जहां दुकान पे जाके आप सामान लेते हैं, उसकी बात चल रही है। क्या? ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स इन कॉन्ट्रास्ट मस्ट कंटेंट विद हायर ओवरहेड्स, रेंट, यूटिलिटी, स्टाफ दैट ऑनलाइन रिटेल्स ऑफन अवॉइड। क्या बढ़िया बात कही। कह रहा जो तुम ऑफलाइन दुकान की बात करते हो, दुकान में क्या होता है? इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होता है अपोजिट। क्या? ई कॉमर्स के अपोजिट इसमें क्या होता है? मस्ट कंटेंट विद हायर ओवरहेड्स। उनके पास ओवरहेड मतलब उनके सिर पे ज्यादा वजन होता है। ओवरहेड मतलब सिर पे ज्यादा वजन होता है। किस बात का? अगर कोई तुम्हारी दुकान है और तुम ऑनलाइन काम ना करके रिटेल, तुम्हारी जो प्रॉपर शॉप है जहां से जो है तुम सामान बेच रहे हो, तो उसमें दिक्कत है क्या? तुम्हें उस दुकान का रेंट देना पड़ेगा। यूटिलिटीज, बहुत सी चीजें हैं जो दुकान को चलाने में काम आती है। साफ सफाई वाला कोई व्यक्ति चाहिए, साफ सफाई के लिए सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बिजली चाहिए, सब कुछ है, एसी वेसी लगानी पड़ेगी। स्टाफिंग, स्टाफ का खासा चाहिए, अकेला तो आदमी चला नहीं सकता है, कोई बड़ा दुकान कर रखी है, तुम भी बैठ रहे हो तो तुम्हारा भी खर्चा है ही। उसके अलावा दैट ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफन अवॉइड। अब जो ऑनलाइन रिटेलर है, जो ऑनलाइन बेच रहा है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई ई कॉमर्स साइट पे बैठ के कुछ बेच रहा है, माना मैं फ्लिपकार्ट पे कोई सामान बेच रहा हूँ, देयर मस्ट बी अ रूम, एक कमरा होना चाहिए, उसमें सामान भरा हुआ हो। मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, अच्छा साहब ये जो है ये इस प्रकार की गुड़िया चाहिए एक ऑनलाइन, ठीक है, वो गुड़िया निकाली, बॉक्स में उठा के भेज दी साहब। तो तुम्हें डिस्प्ले के लिए या सामान को सजाकर प्रॉपर रखने के लिए जगह नहीं चाहिए, बस एक स्पेस चाहिए, उसमें भर दो। तो ऐसा स्टाफ का, यूटिलिटीज का, रेंट वगैरह का बहुत सारा खर्चा किस में नहीं होता? ई कॉमर्स में नहीं होता, इससे बच जाता है वो। नेक्स्ट, मैनी फिजिकल शॉप्स हैव अडॉप्टेड ऑमनी चैनल, है ना। बहुत सी फिजिकल शॉप्स ने क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया है। क्या अडॉप्ट कर लिया है? ऑमनी चैनल। अब देखो, चैनल तो हो गया रास्ता, और ओमनी का मतलब जो दोनों रास्ते अपना ली। दो रास्ते होते हैं, दोनों के दोनों अपना लिए, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ठीक है। स्ट्रेटेजीज टू स्टे कम्पिटिटिव, क्या रहने के लिए? कम्पिटिटिव रहने के लिए उन्होंने ओमनी चैनल अपना लिया कि दुकान तो है ही, ऑफलाइन ले लो, लेकिन तुम्हें ऑनलाइन चाहिए तो तुम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर लो साहब हमारी दुकान से। ऑर्डर ऑनलाइन एंड पिक इन स्टोर, दोनों काम कर सकते हो। एंड यूज अ मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप का यूज करके टू चेक रियल टाइम स्टॉक लेवल्स बिफोर विजिटिंग, और विजिट करने से पहले तुम मोबाइल ऐप के थ्रू ये भी चेक कर सकते हो कि दुकान पे सामान अवेलेबल है भी या नहीं, ठीक है। हाउएवर सम चैलेंजेस स्टिल परसिस्ट फॉर स्मॉल रिटेलर्स, स्मॉल रिटेलर्स के लिए कुछ चैलेंजेस फिर भी हैं, समझे। मेरा फोन बज रहा है क्या? कहीं तो बज रहा है शायद, एक सेकंड रुकना कैसा।
हाँ ठीक है, कह रहा स्मॉल रिटेलर्स के लिए क्या है, स्मॉल रिटेलर्स के लिए कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। क्या साहब? बिकॉज दे लैक द टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड कैपिटल टू डेवलप यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। बिल्कुल सही बात है। एक आदमी जो ऑफलाइन छोटी दुकान करके बैठा है, उसके पास ऑनलाइन जाने का बहुत सारा साधन नहीं है। तुम सोचो बहुत सारा साधन उसके पास हो, या ये वेबसाइट वगैरह वो बनवा ले, वेबसाइट बना भी लेगा, मेंटेन कौन करेगा, मेंटेन करने के हज़ारों रुपए लग जाते हैं। तो छोटे रिटेलर्स के सामने ये समस्या आती है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी, वो बहुत ज़्यादा रिलायंस मतलब निर्भर होना, किस पर निर्भर होंगे? किसी थर्ड पार्टी पे। मुझे ऐप डेवलप करनी नहीं आती तो मैं थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट रहूंगा। जैसे ऑनलाइन में ही होता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अब धीरे धीरे मैंने सारा काम सीख लिया साहब। रिकॉर्ड में मैं खुद कर रहा हूँ, मैं ये भी काम मैं खुद कर रहा हूँ, अपलोड भी मैं खुद कर रहा हूँ, पूरा मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ। अभी इसी काम को मैं, अगर मेरे को ना आता होता तो मैं किसी थर्ड पार्टी पर क्या होता, डिपेंडेंट होता। किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होता तो वो भाई उस बात के पैसे लेता, 10-15-20 हज़ार रुपये अपना, जो भी एक आदमी मैनेज करेगा, पूरा दिन तुम्हारे काम में लगाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो वो कह रहा है कि जिसको, जो यूजर फ्रेंडली नहीं है, जिसको नहीं पता, वो किस पर होगा, वो डिपेंडेंट होगा। ठीक है, डिलीवरी सर्विसेज कैन इरोड प्रॉफिट। और डिलीवरी सर्विस तुम करोगे, कई बार वो इरोड मतलब खत्म कर देती हैं, क्या, प्रॉफिट खत्म कर देती हैं, प्रॉफिट मार्जिन। जो, क्योंकि छोटा रिटेलर है, बहुत ज्यादा उसका मार्जिन नहीं है। छोटा रिटेलर बड़े क्वांटिटी में सामान मंगाएगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, छोटी क्वांटिटी में सामान मंगाओ कम प्रॉफिट होगा। तो वो कह रहा है कि मार्जिन खा जाता है कई बार, तुम डिलीवरी कराने के चक्कर में मार्जिन खा जाएगा। 10 रुपए का प्रॉफिट है, 7 रुपए डिलीवरी वाले ने ले लिए, तुम्हारा 3 रुपए बचा। जिस सामान पे तुम रिटेल में 10 रुपए बचा पा रहे थे, वहां 3 बचे। एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं। Moreover, the environmental impact of rapid shipping, packaging, waste, and increased carbon emission is increasingly under scrutiny. वो कह रहा है कि भाई, हालांकि अगर मैं इस बात को सबको छोड़ दूं, तो तुम ये भी कह सकते हो कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो है किसका, रैपिड शिपिंग, पैकिंग वेस्ट एंड इंक्रीज्ड कार्बन इमिशन इज इंक्रीजिंग। भाई बिल्कुल सही बात है यार, ये मैं मतलब मैं इस बात से पूर्णतः जो है एग्री करता हूँ, कंप्लीटली एग्री करता हूँ। रीज़न क्या है, जब भी तुम कोई सामान मंगाते हो ऑनलाइन ना, तो पैकेज फूड तो होगा ही होगा उसमें, कुछ ना कुछ। तुमने ब्रेड मंगाई, तुमने कोई भी सामान मंगाया, पन्नी में आएगा। अब तुम कहोगे, बोले सर आजकल तो थैला यूज़ होने लग गया। थैला उसको लेके आने में तो यूज़ होगा, जो सामान जिसमें रखा रहा है वो पन्नी ही है। तो हम पैकेज फूड का बहुत सारा यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होता है, उससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, नुकसान होगा पर्यावरण को। ठीक है, रैपिड शिपिंग के चक्कर में, क्योंकि ऑनलाइन हम कुछ भी मंगा पाते हैं, तो उससे नुकसान होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और होती है, जैसे तुम जोमेटो वगैरह से या इससे स्विगी वगैरह सामान मंगाते हो, अगर तुमने कम क्वांटिटी में सामान मंगाया ना, तो ये कागज़ का थैला नहीं देते, आजकल ये पन्नी दे देते हैं, एक पॉली दे देंगे। हालांकि ये कहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो पन्नी, लेकिन मुझे लगता है यार फ़र्क तो पड़ता है। देखो, पॉली तो पॉली है। नेक्स्ट आओ, इज इंक्रीजिंग अंडर स्क्रूटनी। ठीक है, एज ई कॉमर्स कंटिन्यू इट्स एसेंट। जो ई कॉमर्स है, मतलब ऑनलाइन जो सामान मंगाने की जो है, कंटिन्यूस इट्स एसेंट मतलब होता है असेंडिंग, होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ। जैसे कि ई कॉमर्स लगातार आगे बढ़ रहा है, मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स विल कंबाइन डिजिटल इनोवेशन विद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड अ पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया लाइन लास्ट वाली देखो, कह रहा है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं ई कॉमर्स साइट आगे बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर्स, वो रिटेलर जो सक्सेसफुल हैं, जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कंबाइन डिजिटल इनोवेशन, वो डिजिटल इनोवेशन को मतलब ऑनलाइन भी काम को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे विद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, है ना, एंड पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस। और वो पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से चलेंगे। मतलब कस्टमर ऑफलाइन आ रहा है तो ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन चाहता है तो ऑनलाइन ले लो, दोनों का वो ध्यान रखेंगे। और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करेंगे, मतलब एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, ऐसा कुछ वो काम करेंगे। और जो सक्सेसफुल रिटेलर्स हैं, तो उससे हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। ये पूरा पैसेज हुआ, उसका मीनिंग हुआ। अब जरा आ जाओ साहब ऑप्शंस पे, अब तुम खुद ही देख लो साहब। पहले वाले की बात करो, प्राइमरी पर्पस क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, बताओ भाई। प्राइमरी पर्पस क्या है, टू अवॉइड फॉर ब्रिक एंड मोटार रिटेल ओवर ई कॉमर्स। ब्रिक एंड मोटार रिटेलर को अवॉइड करना ई कॉमर्स के कंपैरिजन में, किसी को अवॉइड करने की बात नहीं हुई। उसने कहा दोनों ही चीजें ठीक हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा दोनों ही चीजें क्या है, ठीक हैं। एक सेकंड रुकना जरा, मैं इसको पूरे को ही रफ करता हूं, फिर मैं जूम कर दूंगा अगर तुम चाहो तो। ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या है आपसे ये पूछ रहा है ना, कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है, जरा देखना। प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज क्या है, बताओ जरा सोच के। प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज है, ब्रिक मोटार रिटेलर को पीछे छोड़ दो और ई कॉमर्स को आगे बढ़ा दो ना। टू डिस्क्राइब हाउ ऑमनी चैनल स्ट्रेटेजीज आर बेस्ट। पर्पस क्या है, ये पर्पस है ये बताना कि ओमनी चैनल जो दोनों तरीके चल रहे हैं वो कैसे बेस्ट हैं।
यार ये बात बताई गई है कि ओमनी ओमनी चैनल चलाना ठीक है, ये बात कही गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि यही बेस्ट है, ओमनी चैनल ही बेस्ट है। उसमें एनवायरनमेंट की बात हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है, और कस्टमर फ्रेंडली एक्सपीरियंस की बात हुई है कि वो कस्टमर फ्रेंडली एक्सपीरियंस तुम्हारा होना चाहिए, ये सब बात हुई है। टू एग्जामिन बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन मॉडर्न रिटेल, एग्जामिन करना किसको, अपॉर्चुनिटीज को, कि अपॉर्चुनिटीज हमें क्या मिल रही हैं, एंड चैलेंजेस को भी सामना करना इन मॉडर्न रिटेल। मॉडर्न रिटेल, अब देखो सबसे लास्ट में उसने ही तो कहा, मॉडर्न रिटेलर जो हैं, जो मॉडर्न एस्टेब्लिश रिटेलर्स हैं, वो क्या करेंगे, कस्टमर के हिसाब से जो है चीजों को बना लेंगे, जैसा कस्टमर चाहता है, ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन, तो वही है। तो इसमें पूरे में मेरे, अच्छा, टू एक्सप्लेन व्हाई डिलीवरी सर्विसेज आर हार्मफुल, पहली बात तो ये नहीं कहा गया है डिलीवरी सर्विसेज हार्मफुल है, ये कहा गया है कि उसके वजह से प्लास्टिक वेस्ट और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हो रही हैं, क्योंकि पॉली वगैरह का यूज ज्यादा हो रहा है ना। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तीनों चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन बनेगा ये एग्जामिन करना। देखो ऑप्शन हमेशा ऐसे वाले में प्राइमरी पर्पस जब पूछा जाए तो एक वास्ट जो है हमें ओपिनियन लेना चाहिए, हमेशा जो पैसेज के पूरे एरिया को कवर करे शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर मैं वाई डिलीवरी सर्विसेज आर हार्मफुल की बात करूं तो ये बीच में एक दो लाइन को ही डिस्क्राइब करेगा, बीच की एक दो लाइन जहां पर बताया गया कि डिलीवरी सर्विसेज से एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, पूरे पैसेज को ये लाइन डिनोट नहीं कर सकती। मैं इसकी बात करूं ब्रिक एंड मोटा रिटेलर ओवर ई कॉमर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसने कहा कि ब्रिक एंड मोटा रिटेलर जो है टू एडवोकेट, अच्छा ठीक है, एडवोकेट कर रहे हो ब्रिक और मोटार रिटेलर को ई कॉमर्स के ऊपर, नहीं उसने ये नहीं कहा, उसने कहा दोनों बातें ठीक हैं, उसने ऐसा नहीं कहा एक अच्छा एक बुरा, उसने कहा दोनों चीजें ही ठीक है, ठीक है, डिपेंड करता है किसकी सिचुएशन कैसी है। नेक्स्ट, ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी आर बेस्ट, ये वाली बात भी ठीक है, ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी कैसे बेस्ट है, लेकिन ये पूरे पैसेज को नहीं बताता, क्योंकि अगर ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी कैसे बेस्ट है तो फिर एनवायरमेंट की तो बात ही नहीं हुई। हमने यहां बताया एग्जामिन बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, हमने अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस बताए। अपॉर्चुनिटी क्या है साहब, तुम अगर ऑफलाइन में हो तो तुम ऑनलाइन में चले जाओ या फिर ओमनी चैनल हो जाओ, दोनों तरीके चलो। चैलेंजेस क्या है, पॉलिथीन का यूज कम करना है, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, सस्टेनेबल तरीके से आगे चलना है, कस्टमर फ्रेंडली बन के आगे चलना है, ये सब चीजें हमारे सामने चैलेंजेस हैं। तो अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों को मिला के चलना है, इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा, सी फॉर कैट बनेगा। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया। दूसरे पे आ जाओ। अगर मैं ओवरहेड की बात करूं तो ओवरहेड क्या है बता दो, प्रॉफिट है, फिक्स्ड एक्सपेंस है, रेवेन्यू है या डिस्काउंट है। अब पिछले में बताया ओवरहेड का मतलब यूटिलिटीज, रेंट और स्टाफ को जो पैसे हैं, स्टाफ को देने वाला पेमेंट है, ये सब चीजें ओवरहेड्स हैं जो रिटेलर्स के ऊपर होते हैं, ऑफलाइन रिटेलर्स के ऊपर, ठीक है। अगर तुम बात समझे तो यहाँ पर रिटेल इसका मतलब किससे होगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस से होगा। ओवरहेड्स का मतलब सिर पे तुम्हारी वजन है फिक्स्ड एक्सपेंसेस का, और जनरली ई कॉमर्स में कम होता है और रिटेलर्स में ज्यादा होता है, ऐसा कुछ कहा गया था, ठीक है। ठीक है साहब, आ जाओ जरा। अब ये पूरा हट जाएगा, दिक्कत ये है इसके साथ ना, समस्या तो एक थोड़ी है कोई समस्या, समस्या तो कई सारी है। आ जाओ जरा, ठीक है। इसलिए मैं नहीं करता हूं इस काम को, आ जाओ समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो ये सी आ गया, ये आ गया फिक्स्ड एक्सपेंसेस। लास्ट वाला देख लो, नॉट साइटेड एज अ चैलेंज, कौन सी बात चैलेंज के रूप में नहीं लिखी है, किसके लिए, स्मॉल रिटेलर्स के लिए। जरा देखना स्मॉल रिटेलर्स के लिए कौन सी चीज चैलेंज नहीं है, मुझे बताओ। उनका चैलेंज है हाई यूटिलिटी बिल्स, अरे यूटिलिटी उनकी हाई आती है तभी तो ऊपर लिखा फिक्स एक्सपेंसेस, उनके ऊपर ओवरहेड है। उसके अलावा लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज उनके पास कम है, बिल्कुल है। अगर वो टेक्निकल एक्सपर्ट होते तो वेबसाइट बना के अपना सामान ऑनलाइन ना बेच लेते, सोचो। डिपेंडेंसी ऑन डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है, वो डिलीवरी सर्विसेज पर डिपेंडेंट है, या एनवायरमेंटल स्क्रूटनी, कि भाई एनवायरमेंटल स्क्रूटनी के लिए उनको सोचना है। मुझे बताओ, देखो डिलीवरी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, ये बात उन्हें सोचनी है। क्यों सोचनी है, क्योंकि साहब डिलीवरी के चक्कर में उनका मार्जिन मर जाता है, कम छोटा मार्जिन होता है तो उनका मार्जिन कम रह जाता है। उसके अलावा हाई यूटिलिटी बिल्स हैं उनके, यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको रेंट को, स्टाफ को देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज उनके पास कम है। ये तीनों चीज़ें उनके सामने चैलेंज है। चैलेंज उनके सामने क्या नहीं है, एनवायरमेंटल तो बात ही नहीं है उनके लिए। पर्यावरण के रिलेटेड बात तो तब आएगी जब बड़ा बिजनेस करेंगे, ऑनलाइन सामान भेजेंगे पन्नी वन्नी पॉलीथीन में भर के, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और नहीं है इसका मतलब मेरे हिसाब से जो है स्मॉल रिटेलर्स के लिए आंसर क्या बनना चाहिए साहब, आंसर बनना चाहिए डी फॉर डॉग बनना चाहिए क्या। एक चीज और है लेकिन, हाई यूटिलिटी बिल्स की उन्होंने बात करी कि एक बार देखना, हाई यूटिलिटी बिल्स जो है रिटेलर्स के लिए, स्मॉल रिटेलर्स के लिए बात हुई क्या, या हाई यूटिलिटी बिल्स इनके लिए है ब्रिक और मोटार स्टोर के लिए। एक बार ये चेक कर लो, ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स इन कॉन्ट्रास्ट मस्ट कंटेन विद, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉरी हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं स्मॉल रिटेलर्स की। नहीं यार, ये जो हाई यूटिलिटी बिल्स है ना, ये हाई यूटिलिटी बिल्स कहा गया है
ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स के लिए, ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स के लिए हाई यूटिलिटी बिल्स आता है, स्मॉल रिटेलर्स के लिए ये वाली बात नहीं हुई। तो मेरे हिसाब से आंसर फिर बी फॉर बॉल कर लो, ठीक है। हालांकि एनवायरमेंटल जो है स्क्रूटनी भी, एनवायरमेंटल स्क्रूटनी वैसे तो स्मॉल रिटेलर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं, लेकिन एक चीज़ है, एनवायरमेंटल स्क्रूटनी एक ऐसी चीज़ है जो सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पॉलीथीन में तो सभी भर के बेच रहे हैं, एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट भी है कि पॉलीथीन में तो सभी लेके चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर फिर बी बना लो, ज़्यादा बेहतर बी फॉर बॉल होगा, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, आंसर बना लो हाई यूटिलिटी बिल्स। लेकिन हाई यूटिलिटी बिल्स जो है चैलेंज किसके लिए नहीं है, स्मॉल रिटेलर्स के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत स्मॉल रिटेलर जो अपना दुकान करके बैठा, अकेला खुद बैठा है। लेकिन हाँ, जो ब्रिक एंड मोटार शॉप्स जो हैं, ब्रिक एंड मोटार शॉप्स जो हैं, उनके लिए ये चीज़ जो है मुश्किल है, उनके लिए ये चीज़ भारी है, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट, टोन ऑफ द पैसेज बताओ साहब क्या है। मैं तुमसे पूछूं टोन ऑफ द पैसेज, देखो एक चीज़ है, सार्काज्म करा गया, सोच के बताओ, कहीं से कहीं तक कोई सार्काज्म करा गया, मजाक की बात हुई, थोड़ा ऐसा चुटकी दी किसी की मजाक में है, ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैं तुमसे पूछूं एंथुजियास्टिक हुए तुम, एंथुजियास्टिक एनर्जी की बात हुई एकदम, ऐसा वाला कुछ हुआ? ऐसा वाला कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अलार्मिस्ट, या अलार्मिस्ट मतलब तुमने अलार्म करा हो किसी बात को लेके कि भाई ऐसा नहीं करोगे तो विनाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुमने किसी बात को लेके जो है लोगों में चेतना जगाई हो, कुछ ऐसा अलार्म दिया हो तुमने, ऐसा कुछ नहीं हुआ और नहीं हुआ तो अलार्मिस्ट भी गलत है साहब। लास्ट बचता है क्या, लास्ट क्या बचता है साहब? लास्ट बचता है एनालिटिकल, बिल्कुल सही बात है। एनालिसिस किया गया कि भाई ई कॉमर्स में कौन कैसे चल रहा है, छोटी दुकानें कैसे चल रही हैं, बड़ी दुकानें कैसे चल रही हैं, ये सब के सब चीज़ किस में करी गई हैं, ये सब की सब चीज़ करी गई हैं किस में, पैसेज में करी गई है, एनालिसिस किया गया है, तो इसलिए इसको एनालिटिकल कह दिया हमने। आंसर बनेगा साहब हमारा बी फॉर बॉल, ठीक है। लास्ट देख लो जरा, बेस्ट सपोर्टेड कौन सी लाइन सबसे बेहतर है पैसेज के हिसाब से साहब, मुझे बताओ बेस्ट सपोर्टेड लाइन। ऑल रिटेलर्स विल इवेंचुअली गो फुल्ली ऑनलाइन, सारे रिटेलर्स फुल्ली ऑनलाइन चले जाएंगे। यार ये चीज़ नहीं हो सकती, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑफलाइन खरीदने जाएंगे, घर से निकले, एक बात होता है फुल्ली ऑनलाइन चले ही भी गए, तुम कहीं गाड़ी में जा रहे हो, तुम्हें रास्ते में कुछ दुकान की जरूरत पड़ गई, कॉन्टेक्ट समझो ना थोड़ा, ये तो गलत हो जाएगा। पैसेज ने ऐसी कोई बात नहीं कही। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आर की टू फ्यूचर रिटेलर्स, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, पैसेज के लास्ट लाइन में यही बात तो कही गई। पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो कौन कहाँ गया इसमें, देखो सक्सेसफुल रिटेलर्स क्या करेंगे, पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस देंगे, वही चीज मेन है ना। तो इसमें कहा गया कि पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आर की टू फ्यूचर रिटेल सक्सेस की पर्सनल जो की है वो क्या है, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही बात है साहब। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्टी डिलीवरीज ऑलवेज अनप्रॉफिटेबल, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े लेवल पे करोगे तो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, पैकेजिंग वेस्ट हैज मिनिमल इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर्स, पैकेजिंग वेस्ट का मिनिमल इंपैक्ट है यार, नहीं, पैकेजिंग वेस्ट से बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सेट नंबर 2 देखो साहब, मैंने जोर तो पूरे लगाए हैं साहब, तुम्हें थोड़ा सा जो है इजी तरीके से समझाने में, और मुझे लगता है बात आपको समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, तुम पढ़ लो एक बार पहले, या चाहो तो एक बार पॉज करके पढ़ लेना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, चाहो तो पॉज कर लो, चाहो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मेरा रुकना ठीक नहीं है साहब, ठीक है, मेरा रुकना जो है ठीक नहीं है, मैं समझा ही देता हूँ। आ जाओ जरा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात हो रही है, देखो आसान सा लग रहा है क्या पैसेज देखने में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो आसान ही टॉपिक होता है। देखो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज इंक्रीज्ड इन importance since governments and NGO have realized that locals are vital guardians of the environment. Wildlife conservation has increased. Wildlife conservation देखो, wildlife मतलब जो वन्य जीवन है, वन का जो जीवन है, कंजर्वेशन मतलब उसको बचाना है, वो इंक्रीज हुआ है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, कैसे, इन इम्पोर्टेंस सिंस गवर्नमेंट एंड एनजीओज हैज रियलाइज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को कैसे हमने आगे इंक्रीज करा है, कैसे हम उसको बचा पा रहे हैं, कैसे कंजर्व कर पा रहे हैं, जब से गवर्नमेंट ने और एनजीओज ने ये रियलाइज करा है साहब, क्या कि जो लोकल्स हैं, जो लोकल में रहने वाले लोग हैं, जहां वाइल्ड लाइफ है वहां लोकल में कुछ रहती होंगी ना जनजातियां, प्रजातियां, वो जो लोग हैं आर वाइटल गार्डियंस, वो लोग गार्डियंस हैं, वो लोग ही एनवायरनमेंट को बचाते हैं, वहां के जानवरों को बचाते हैं, वो लोग सेवा करते हैं जंगल की साहब, कैसे, एनवायरनमेंट के लिए वो क्या है, गार्डियंस है। इंस्टेड ऑफ मैंडेटिंग टॉप डाउन ऑर्डर, यहाँ पर टॉप डाउन ऑर्डर का मतलब क्या होगा, देखो सोच के देखो, मतलब अगर आप हायरार्की को देखो कि भाई जंगल में इस आदमी को मत जाने दो, इस जगह पर ये आदमी नहीं जाना चाहिए, अरे वो निवास ही पहले से वहाँ कर रहा है, उसका रेसिडेंस है, वो वहाँ पे वो रहता है, वो ड्वेल करता है उधर, अगर वो उधर रहता है, उधर ड्वेल्ट करता है, इसका मतलब है कि वो उसकी रहने की जगह है,
तुम उसको नहीं हटा, अब तुम गवर्नमेंट कहती है कि हटा दो साहब इसको यहाँ से, या कोई और भी कहता है कि हटा दो, हो सकता है वो लोग उस जंगल को, उस जगह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से उससे जुड़े हुए हैं, और खास करके जनजातियां जो होती हैं वो तो सेव ही करती हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो मैंडेटिंग जो है टॉप डाउन ऑर्डर सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स रिक्रूट विलेजर्स टू प्रोटेक्ट थ्रेटन स्पीसीज सर्व एज इन्फॉर्मेंट्स। देखो कितनी बढ़िया बात कही, कह रहा है कि भाई अगर टॉप डाउन ऑर्डर की बात हटा दें तो वो क्या कह रहा है कि सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स रिक्रूट्स विलेजर्स, क्या जो एक हमने एक इनिशिएटिव जिसमें क्या करा गया, विलेजर्स को रिक्रूट किया गया, विलेजर्स को भर्ती करा गया टू प्रोटेक्ट थ्रेटन स्पीसीज, वो स्पीसीज जिनको खतरा है, जिनको नुकसान है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, विलेजर्स को रिक्रूट किया गया। बोले भाई तुम्हें हम भर्ती कर रहे हैं इस काम के लिए कि तुम्हें आसपास में ये जो है इन चीज़ों को बचाना है, उसको बचाना है, कोई भी ऐसी स्पीसीज को बचाना है जो थ्रेटन है, जो जिसपे खतरा है। और वो लोग सर्व एज इन्फॉर्मेंट्स, और वो लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेंट्स के रूप में सर्व करते हैं कि जंगल में भैया ये शिकारी आया है, वो जाके पुलिस को बता देंगे या वन विभाग को बता देंगे, वो उसको पकड़ लेंगे। इन्फॉर्मेंट्स के रूप में भी काम करते हैं वो लोग। एंड जनरेट इनकम फ्रॉम इको टूरिज्म, और वो इनकम भी जनरेट करते हैं किससे, इको टूरिज्म से। ठीक है, अब भाई देखो जानवर वगैरह होंगे, सब कुछ होगा, वाइल्ड लाइफ होगी तभी तो टूरिस्ट आएगा, जब वाइल्ड लाइफ होगी तो टूरिस्ट आएगा क्यों, है ना। देखो इन अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया और अफ्रीका के अदर पार्ट्स की बात करें, कम्युनिटी रेंजर्स, जो कम्युनिटी रेंजर्स हैं, और टॉट ट्रैकिंग एंड फर्स्ट एड, जो एशिया और अफ्रीका के कुछ जगह पे कम्युनिटी रेंजर्स को सिखाया जाता है ट्रैकिंग, क्या सिखाया जाता है, ट्रैकिंग एंड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब किसी के चोट लग गई, कोई दिक्कत हो गई तो भाई उसको जो है दवाई ववाई देना, उसको लगाना, पट्टी वट्टी करना सिखाया जाता है। और ट्रैकिंग कैसे चढ़ते हैं पहाड़ों पे ही सिखाया जाता है, किसको, कम्युनिटी रेंजर्स को। कम्युनिटी रेंजर्स का मतलब, रेंजर्स मतलब वो जो पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं, या जो उसको वहाँ पे जो रहने वाला व्यक्ति है, जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है, उसको रेंजर बोल रहे हैं। और कम्युनिटी रेंजर मतलब वही है कि पुलिस वाला नहीं है, वो लोकल से पर्सन को उठा के उसको बना दिया, उसको ट्रैक व्रैक करना सिखाया, तो उसको कम्युनिटी रेंजर कह दिया। कॉन्टेक्स्ट मेरे हिसाब से यही होगा, बाकी आगे देखेंगे क्या मीनिंग निकल रहा है ना। वाइल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस, अगर मैं बात करूं तो पुरुषों की बात कर रहा है वो जनरल में, जबकि महिलाएं, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं का जो कुछ संस्था है लोकल में, वहां पे वो क्या करती है, वो हैंडक्राफ्ट बनाती है आउट ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ जो है हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है। मतलब ऐसे मान के चलो कि पत्ते वत्तों से पत्तल बना दी, कुछ जो सूखे पत्ते हैं पेड़ के, उससे पत्तल बना दी तो वो यूज़ में आ सकती है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं। दीज प्रोग्राम्स नॉट ओनली रेस्ट्रिक्ट पोचिंग, ये प्रोग्राम चला रहे हैं, इससे केवल क्या, इससे शिकार वगैरह ही केवल कम नहीं होता है, और इसके अलावा क्या भी होता है, ओनरशिप भी बनती है, ये इससे क्रिएट होती है, क्या, ओनरशिप क्रिएट होती है, प्राइड क्रिएट होता है इन मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और आदमी सोचता है कि यार मैं किसी चीज़ को बचा के रख रहा हूँ तो उसको प्राइड फील होता है इस चीज़ का। ठीक है, देयर आर स्टिल ऑब्स्ट्रैकल्स, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, ऑब्स्ट्रैकल्स मतलब होता है समस्याएं, बाधाएं हैं हमारे रास्ते में अभी भी कुछ भी। हाउएवर लो फंडिंग लेवल्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अनसर्टन लैंड यूज राइट्स कैन अंडू सक्सेस। क्या, लो फंडिंग लेवल्स, भाई फंडिंग आई नहीं रही, अब पैसे नहीं मिल रहे किसी को, तो हो सकता है वो कहीं और तरीके से कमाने की कोशिश करे, या वो खुद ही गड़बड़ कर दे थोड़ी बहुत, है ना। तो इससे क्या हो सकता है, फंडिंग लेवल ठीक ठाक होनी चाहिए, जिससे सबको पैसे बढ़ जाए, और कोई आदमी अपने फ्री में, कोई आदमी जो है जो जंगल से लगाव रखता है वही कर सकता है। फंडिंग वगैरह मिलती रहे तो थोड़ा सा काम सुचारू रूप से चलता रहता है, अच्छे तरीके से चलता रहता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब भाई जानवर वगैरह है, मनुष्य को तो पता है जानवर नहीं मारना, जानवर को थोड़ी पता है कि मनुष्य को नहीं मारना, वो अटैक करेगा तो कई बार अटैक के चक्कर में उसको मारना पड़ जाता है सामने वाले जो है जानवर को। और एंड अनसर्टेन लैंड यूज मतलब वही है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट किसी बात का है कि ये जमीन तो सरकार की है साहब, तुम यहाँ कैसे रह रहे हो, लेकिन वो आदिवासी है भाई, वो रह सकता है, या कुछ ऐसा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। या फिर अनसर्टेन लैंड यूज उसके लिए भी हो सकता है कि जंगल में जाके तुम रह रहे हो तो अनसर्टेन लैंड यूज हो गया, रह रहे हो क्या, वो पहले से ही वहीं रह रहे थे, लेकिन हाँ जंगल पे पहला अधिकार मनुष्य से पहले किसका है, जानवरों का है, तो वो कॉन्टेक्स्ट है। राइट्स कैन अंडू सक्सेस, जो सफलता हम प्राप्त कर रहे हैं ऊपर, वो उसको धुलमिल कर सकता है अगर फंड वगैरह ना मिले, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और अनसर्टेन लैंड यूज राइट्स हो जाए। ठीक है, जो इस प्रकार की बात। कंटिन्यू डायलॉग बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म और एसेंशियल इन गारंटिंग दैट कंजर्वेशन आउटकम्स आर डायरेक्टेड टू कम्युनिटी वेलबींग। अब वो कह रहा है कि भाई दो लोगों के बीच की जो है मैकेनिज्म है, बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म है, तो हर दोनों को फायदा हो, मतलब कोई जो बचाने वाला उसका फायदा हो, सरकार का भी फायदा हो, दोनों के बीच में अगर वेलबींग बनी रहे, दोनों के बीच में अच्छा सौहार्द बना रहे, आपस में दोनों मिलकर चलेंगे, तो क्या होगा,
इससे क्या बनेगा, कम्युनिटी वेलबींग बनी रहेगी। कम्युनिटी वेलबींग मतलब वहाँ पर रहने वाले कम्युनिटी, उसकी वेलबींग बनी रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। ये पैसेज का थोड़ा मीनिंग था जो मैं समझा पाया आपको। अब इसके बाद साहब 5 जो है ऑप्शंस हैं आपके सामने, और मुझे लगता है कि आप जो है समझ पा रहे होंगे इसको, और चाहो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, नॉट मच, लेकिन हाँ चलो साहब देखना भी जरा, व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज। प्राइमरी फोकस क्या है साहब पैसेज का, बता दो। अगर तुम बता दो तो मैं मान जाऊं। प्राइमरी फोकस क्या है पैसेज का, देखो प्राइमरी फोकस की अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन गलत, क्रिटिसाइज इको टूरिज्म। इको टूरिज्म को क्रिटिसाइज करना ऑप्शन जो है प्राइमरी फोकस है पैसेज का। अरे क्रिटिसाइज नहीं करना, बढ़ावा देना, जिससे सब चीजें बेहतर बनी रहे। और एक्सप्लेन हाउ पोचर्स ऑपरेट, इसमें बताया गया कैसे पोचर्स ऑपरेट करते हैं। अरे पूरे पैसेज में एक बार तो पोचिंग का शब्द का यूज हुआ क्या, हाँ उसने एक्सप्लेन करा ऐसा। एडवोकेट फॉर स्ट्रिक्टर गवर्नमेंट एनफोर्समेंट, इस किसकी वकालत कर रहे हो, गवर्नमेंट एनफोर्समेंट की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों के बीच के सौहार्द की बात हुई है, मिलनसारिता की बात हुई दोनों के बीच के। जरा देखना ये ऑप्शन ठीक है क्या। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में रोल ऑफ कम्युनिटीज को बताया गया है कि भाई कंजर्वेशन मतलब उसको वाइल्ड लाइफ को बचाए रखने में कम्युनिटीज का क्या रोल है, वहां जो लोकल कम्युनिटीज हैं उसका क्या रोल है, ये बताया गया। बिल्कुल सही बात है, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। दूसरा देख लो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रेज टॉप डाउन रेगुलेशंस, टॉप डाउन रेगुलेशंस के बारे में क्या कहा गया, जरा ये बताओ। दूसरे वाले में आंसर बताओ, ठीक है, जरा देखना। रूल्स क्रिएटेड बाय लोकल विलेजर्स, टॉप डाउन रेगुलेशंस का मतलब क्या है, वो रूल्स जो विलेजर्स द्वारा बनाए गए, नहीं। पुलिस इम्पोज्ड बाय हायर पॉलिसीज इम्पोज्ड बाय हायर अथॉरिटीज, ऐसी पॉलिसीज जो हायर अथॉरिटी द्वारा इम्पोज करी गई हैं। गाइडलाइंस डेवलप बाय साइंटिस्ट, अरे साइंटिस्ट कहाँ से आ गए। सजेशंस फ्रॉम टूरिस्ट, यही वाली बात है ना, मैंने कहा जब मैंने आपको पैसेज कराया था तो मैंने आपको ये बात बोली थी इस टाइम पे भी कि मैंडेटिंग टॉप डाउन ऑर्डर्स का मतलब है नियम कानूनों को अलग रख के जो टॉप डाउन ऑर्डर है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, दोनों लोग मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। तो पॉलिसीज जो बनाई गई हैं अगर मैं उसको हटा के बात करूं, है ना, अगर मैं उस पॉलिसीज को हटा के बात करूं तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा पॉलिसीज इम्पोज्ड बाय हाई अथॉरिटीज। कुछ पॉलिसीज बनाएंगे उसको हटा के दो लोग मिलकर काम करें तो बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच एक्टिविटी हेल्प्स विलेजर्स अर्न इनकम, कौन सी एक्टिविटी विलेजर्स को इनकम के लिए मदद करती है। पोचिंग एंडेंजर स्पीसीज, शिकार करना स्पीसीज का, अरे यार गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं तो आप मैं तुमसे कहूं कि विलेजर्स की इनकम किससे, शिकार करके, नहीं वो तो शिकार करने से रोकते हैं, ठीक है। दूसरा, क्राफ्टिंग हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही बात है, हैंडीक्राफ्ट्स तो बना ही रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा, क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करना, बताओ जरा। अरे यार ऐसे थोड़ी कर सकते हो तुम, क्लियर थोड़ी कर दोगे, बोले मैं खेती करूंगा जंगल काट के, नहीं यार गलत हो जाएगा। माइनिंग मिनरल्स, वो मिनरल्स को माइन कर रहे हैं क्या, खेती कर रहे हैं, वो माइन कर रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं वहां से, नहीं। केवल एक यही ऑप्शन ठीक है क्या, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हो। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ये काम करती हैं कि जंगल से मिले प्रोडक्ट से क्या बना देते हैं, जो हमारे पास बचता है उससे कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं जिससे इनकम हो जाती है, तो बी फॉर बॉल हो जाएगा साहब। नेक्स्ट देखो, नॉट मेंशन्ड एज अफेक्टिंग कम्युनिटी कंजर्वेशन, कौन सा चैलेंज ऐसा है जो मेंशन नहीं किया गया, कौन सा चैलेंज ऐसा है जो मेंशन नहीं किया गया। भाई क्या क्या चैलेंज मेंशन किए गए, क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन, कम्युनिटी के सामने कंजर्वेशन के टाइम पे जब वो कंजर्वेट कर रहे होते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आता है, बिल्कुल आता है साहब, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है, मैंने बताया। इनएडुकेट फंडिंग, इनएडुकेट मतलब अपर्याप्त, अगर तुम्हें नहीं पता इनएडुकेट होता है क्या, अपर्याप्त, अपर्याप्त फंडिंग, जब फंडिंग पूरी ना हो तो उसको इनएडुकेट कहते हैं। क्लाइमेट चेंज, अनक्लियर लैंड यूज राइट, ये भी दे रखा है, ये नहीं दे रखा साहब। क्लाइमेट चेंज के बारे में तो बात ही नहीं हुई, पूरे पैसेज में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात नहीं हुई, तो आंसर क्या बनेगा, सी फॉर कैट बन जाएगा साहब। क्लाइमेट चेंज को चैलेंज नहीं बताया गया है फिलहाल पैसेज में। द टोन ऑफ द पैसेज इज बेस्ट डिस्क्राइब, पैसेज की टोन क्या है साहब, बता दो जरा। देखो पैसिमिस्टिक हो जाएगा, आशावादी, अरे हाँ है ना। सार्कास्टिक हो जाएगा, जब तुमने सार्काज्म करा हो, ह्यूमर करा हो, मजाक में किसी को जो है थोड़ा सा सार्कास्टिकली कुछ बोला हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशावादी बात नहीं हुई। प्रमोशनल, तुमने गवर्नमेंट का प्रमोशन करा, तुमने किसी और का प्रमोशन करा, नहीं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वो होता है जब आप फैक्ट्स रख देते हो ना किसी के सामने, तो उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। फैक्ट्स और एग्जांपल्स, फैक्ट्स और
एग्जाम्पल्स के बाद जब आप बात कर रहे हो तो फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स के साथ जब आप कोई बात करते हो तो उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। नहीं, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में एक चीज और ध्यान रखना, बाइजनेस नहीं होती। मैं आपसे कहूं विदाउट बीइंग बाइज्ड, विदाउट बीइंग बाइज्ड, किसी के बिना बाइज्ड हुए, बाइज्ड मतलब किसी एक खास तरफ बिना झुकाव के। जब तुम्हारा झुकाव किसी भी एक तरफ नहीं है, जब तुम्हारा झुकाव किसी भी एक तरफ नहीं है, तुम बाइज्ड नहीं हो किसी डिसीजन को लेके, तुमने फैक्ट्स की बात करी, तुमने एग्जांपल्स की बात करी, और खास करके ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना इमोशंस भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये भी कह सकते हो कि नो इमोशंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है, जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट कर लेना। नो इमोशंस इन्वॉल्व, कोई भी इमोशंस इसमें क्या नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, या नो इमोशंस इन्वॉल्व, नो इमोशंस गिवन आप कह लो, तो ये बात बनेगी। और इस हिसाब से मेरे हिसाब से आंसर क्या ही बनना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ही बनना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं हुई है, फैक्ट्स बताए गए, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से चीजें चल सकती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सेट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। छोटा सा सेट है, मजेदार सेट है, एक बार देख लें जरा। मैं आपको इसके लिए बड़ा थोड़ा सा कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। देखना चलो, पिछले वाली में 2 ही आए थे क्या, पिछली वाली में 2 ही आए थे, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 में 1 आया था, हाँ आ गया ना। देखो ये वाली शिफ्ट 1 थी, ये फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में 1 ही आया था, यही रीज़न है। एक तो इसी में फर्स्ट शिफ्ट में कम हो गया। आ जाओ जरा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। सेट 3 एक बार देखो जरा, मैं साइड हो जाता हूँ, पढ़ के देखो, बहुत आसान सा पैसेज है, बहुत आसान सा जो है पैसेज है। सेट नंबर 3 देखो, देखना जरा। गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स आर द पिलर्स ऑफ अर्बन सस्टेनेबिलिटी। अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो क्या है, पिलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बन सस्टेनेबिलिटी के। अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, अगर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो उससे क्या होगा, वो पिलर होगा किसका, अर्बन सस्टेनेबिलिटी। अर्बन मतलब शहरी, सस्टेनेबिलिटी मतलब व्यवस्था का, अच्छे से शहरी व्यवस्था बनी रहेगी। शहरी व्यवस्था अच्छी तभी बन सकती है जब तुम्हारे पास क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। वरना शहर में पैसे सबके पास हैं, अपनी अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे तो कैओस हो जाएगा, ठीक है। तो कहना चाह रहा है गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो अर्बन सस्टेनेबिलिटी बनेगी। और अगर शेयरिंग प्लेटफॉर्म लोग बाग यूज़ करते हैं, अभी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया फिलहाल, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है उन लोगों को भत्ता देंगे, हम उन लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। तो ये क्या है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुम बेहतर होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनता यूज़ करेगी, लोग बाग यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट को फायदा होता है, प्राइस फ्यूल वगैरह बचता है, बहुत सारे फायदे हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो अर्बन सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी साहब, वो पिलर है उसका। अच्छा ट्रांसपोर्ट पिलर है अर्बन सस्टेनेबिलिटी का, शहरी जो सस्टेनेबिलिटी है उसका पिलर है गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट देखो, बसेस, ट्रैम्स एंड मेट्रो लाइंस कैन ट्रांसपोर्ट बिग ग्रुप्स ऑफ पैसेंजर्स। बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बसेस, ट्रैम्स और मेट्रोज विदाउट रिलाइंग ऑन मच ऑन प्राइवेट कार्स। अब प्राइवेट कार पर रिलाई ना होके किससे, मेट्रो वगैरह जा सकते हो। एंड देयरफॉर एलिमिनेटिंग ट्रैफिक स्नैल्स एंड एमिशन, ट्रैफिक से बच सकते हो तुम। इंटीग्रेटेड फेयर्स अक्रॉस मोड्स ट्रेवल मेक इट ईजी टू मूव अराउंड। अब देखो ये वाली लाइन थोड़ी सही है, इंटीग्रेटेड फेयर्स, इंटीग्रेटेड हिंदी में होता है एकीकृत, लिखने की जगह थोड़ी है नहीं, समझ लेना। इंटीग्रेटेड होता है एकीकृत, जब तुम एक जगह ही किसी चीज को जोड़ दो वो है इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड फेयर्स मतलब बस में जाओ, मेट्रो में जाओ, ट्रैम्स में जाओ, सबका फेयर क्या किसी एक जगह से ही कर सकते हो, उसको कहेंगे इंटीग्रेटेड फेयर। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे मेट्रो कार्ड, एक कार्ड होता है, उससे तुम बस में पेमेंट कर सकते हो, उसी कार्ड से तुम मेट्रो में पेमेंट कर सकते हो। क्या है, किसका एग्जाम्पल है, इंटीग्रेटेड फेयर का एग्जाम्पल है। तो वो कह रहा है कि इंटीग्रेटेड फेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रेवल मेक इजी टू मूव अराउंड। और इससे क्या होता है, मूव अराउंड करना आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 टिकट कुड पे फॉर बस, ट्रेन एंड बाइक शेयर ट्रेवल। एक ही टिकट से तुम सब कुछ कर सको, अगर कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए। स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सक्लूसिव लेन्स एंड प्रायोरिटी सिग्नलिंग ऑल्सो मेक देम फास्टर एंड मूव डिपेंडेबल। भाई कितनी बढ़िया लाइन है, देखो ये होना चाहिए भारत में भी, कुछ जगह होगा भी शायद अगर हमें ना पता हो। कह रहा है स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सक्लूसिव लेन्स, कुछ स्पेशल लाइन, एक्सक्लूसिव लेन्स हमें बनानी चाहिए स्पेशल प्रकार के व्हीकल के लिए। एक्सक्लूसिव लेन्स का मतलब है स्पेशल लाइन स्पेशल व्हीकल के लिए, कि भाई इस लाइन में ये वाला ही व्हीकल बनेगा। हालांकि होता है, हालांकि भारत में फॉलो कम होता है। जैसे दिल्ली में कहूँ तो बस लेन अलग है, सबसे साइड वाली जो लाइन होती है उसको बस लेन बोलते हैं, लेकिन वो चलती नहीं है बस उसमें, क्योंकि वही वाली बात है हमारे यहाँ ना, अब बीच में उसने गाड़ी खड़ी कर ली, बस वाला बेचारा हट के ही जाएगा। तो गलती किसी की नहीं है, एक कॉमन सिविक सेंस की कमी है, बात यह है। तो वो कह रहा है कि एक्सक्लूसिव लेन्स जो है अगर उस पर पैसे खर्च हो। एंड प्रायोरिटी सिग्नलिंग, प्रायोरिटी सिग्नलिंग का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। प्रायोरिटी सिग्नलिंग का मतलब है साहब, एक ऐसी लाइन है जिसमें मान लेते हैं एम्बुलेंस जा रही है,
तो उसको प्रायोरिटी सिग्नल देना पड़ेगा कि ये लाइन एम्बुलेंस की है, और इसी को प्रायोरिटी सिग्नल मतलब ये लाइन हमेशा खुली रहेगी साहब। हालांकि टोल वगैरह पर ये लाइन होती है, एम्बुलेंस वगैरह के लिए स्पेशल लाइन होती है, लेकिन भारत के लोग उसमें भी घुस जाते हैं साहब बीच में जाके। तो अब उसमें क्या करे आदमी, एम्बुलेंस वाली लाइन में भी जाम लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि भाई लोगों को क्या है, लोगों का तो उन्हें तो बस घुसना है लाइन में, मतलब तो वो चीज़ है। तो प्रायोरिटी सिग्नलिंग जो है वो भी क्या करेगा, फास्टर करेगा और मोर डिपेंडेबल बनाएगा लोगों को। हम केवल एम्बुलेंस के लिए नहीं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं साहब इसी लाइन में जाएंगे साहब, किसी को देर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ऑफिस के लिए अलग लाइन बना दो साहब एक, ठीक है? कुछ ऐसा रूल बनाओ, कुछ ऐसा नियम बनाओ जिससे चीज़ें बढ़ सके कि ये ऑफिस जाने वाला, ये बिना जाने वाला, ऐसा हो सकता है थोड़ा सोचा जाए तो। नेवरदलेस कॉन्ट्रास्टिंग एंड रिटेनिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म विजन। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, एक अच्छी खासी पूंजी चाहिए साहब, और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। इक्विटी issue are also important. Lines needs to serve low income communities along with the commercial hubs so that all citizens have a benefit. देखो ये कितनी बढ़िया लाइन है, ये वाली लाइन देख लो। कह रहा है कि लाइंस, ऐसी लाइंस, कौन सी लाइंस? जो हम ऊपर कहते हैं एक्सक्लूसिव लाइंस बननी चाहिए, कि भाई एक लाइन एक्सक्लूसिव बन गई, ऑफिस वालों के लिए अलग से लाइन बना दी, इस लाइन पे ऑफिसेज हैं, यहाँ पे एक अलग से मेट्रो बना दी, तो वो सीधी लाइन जो है उन ऑफिसेज को कवर कर रही है, और खास करके उन लोगों को कवर कर रही है जिसका इतना मिजान नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं है। तो वो कह रहा है ऐसी लाइंस नीड टू सर्व लो इनकम कम्युनिटीज, लो इनकम कम्युनिटीज को भी सर्व करे, सबके लिए, ऐसा ना हो बड़े बड़े लोगों के लिए बना दी, लो इनकम कम्युनिटी भी उसमें बैठ के जा पाए, अलॉन्ग विद कॉमर्शियल हब्स, कॉमर्शियल हब्स के साथ में लो इनकम कम्युनिटीज को भी सर्व करे। बड़े लोगों के लिए तो हो ही हो, लेकिन लो इनकम कम्युनिटी के लिए भी हो। इससे क्या होगा? ऑल सिटीजन्स हैव अ बेनिफिट, सबके सबको फायदा हो पाएगा। फाइनली व्हेन प्रॉपरली प्लान्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जब प्रॉपरली प्लान, प्रॉपर तरीके से प्लान पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा? प्रमोट करेगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। भाई इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो होगी ही, जब लोग एक बस में ऐसा मानो 150 लोग जा रहे हैं, वहीं अगर 150 लोग गाड़ी चल के चलें, गाड़ी लेके चलें, तो उनका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज होगा, एंड सोशल मोबिलिटी आएगी, बिल्कुल सही बात है, एंड अ क्लीनर सिटी, और एक साफ शहर बन पाएगा अगर इस तरीके से हम चलें तो। ये आपका पैसेज था, और इस प्रकार के इसके कुछ जो है कॉन्टेक्स्ट था, मीनिंग था। क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे, आप जो है अपने हिसाब से एक बार आंसर देख लें, ठीक है? चाहो तो वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद चला लेना, लेकिन मुझे लगता नहीं है पॉज की जरूरत है, मतलब आप कर लो चाहो तो, बाकी मैं आंसर बताता हूं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, भाई साहब पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है आपसे पूछा है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का सेंट्रल आइडिया बता दीजिए। मान लेते हैं साहब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आउटडेटेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आउटडेटेड हो गया मॉडर्न सिटीज में, ये बात कह रहे हो? नहीं। इन्वेस्टमेंट इन रोड्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स इज मोर प्रैक्टिकल, प्राइवेट व्हीकल के लिए इन्वेस्ट करना, ना प्राइवेट व्हीकल के लिए नहीं, पब्लिक व्हीकल के लिए इन्वेस्ट करना। A strong public transport system is essential, essential मतलब बहुत जरूरी है, शुरुआती चीज है वो, किसके लिए? सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज, ये वाली बात ठीक लग रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मोस्टली बेनिफिशियल फॉर टूरिज्म, टूरिज्म के लिए ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे? नहीं, ऑफिस जाना है, ई कॉमर्स कह रहा हूँ, ऑफिस जाना है, उसके अलावा कॉमर्शियल जो लोग हैं, जो हब्स वगैरह हैं, जो जॉब कर रहे हैं वहां पे लोग, उन सबके लिए जरूरी है ट्रांसपोर्ट। तो आंसर कहेंगे सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम क्या है? मैंने अभी समझाया था, इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम एकीकृत सिस्टम, जहां सबका सब सारे ट्रांसपोर्ट का किराया एक ही जगह लग रहा हो। कैसे? क्रिएट बेनिफिशियल बर्डन फॉर लो इनकम राइडर्स, मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रैवल मोड्स इजियर, आर ओनली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, ऐसा कुछ नहीं है। एनकरेज यूज प्राइवेट व्हीकल्स के ना, ये देखो ये सही है, ये सही है। मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रैवल मोड्स इजियर, ट्रैवल मोड्स के, बस से बैठ के मेट्रो में चले गए, मेट्रो से बैठ के ट्रेन में चले गए, तो इजी बन जाता है अगर आपका इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम हो। तुमने एक बार पैसे दे दी यहां से लेके यहां तक के, फिर बस में बैठ जाओ, मेट्रो में बैठ जाओ, किसी में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट वो कहना चाह रहा है, ठीक है? नेक्स्ट देखो 13 नंबर, एज पर द पैसेज व्हाट इज नीडेड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? बताना जरा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या मिनिमल रेगुलेशंस चाहिए हमें, ऐसा कुछ है? फ्रीक्वेंटली टैक अपग्रेड चाहिए हमें? अरे कहाँ टैक अपग्रेड की कहाँ बात हुई, कहीं बात नहीं। सफिशिएंट फंडिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये बात सही है, बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए, अच्छी प्लानिंग चाहिए, और फंडिंग अच्छी चाहिए, है ना? और ये भी गलत है, हायर टैक्सेस फॉर प्राइवेट व्हीकल्स, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, ठीक है? 14 नंबर देखो, हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू इक्विटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इक्विटी के लिए कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है? बताओ भाई। देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इक्विटी के लिए कैसे जो है कंट्रीब्यूट करता है, तुमने पूरा पैसेज करा है। फेयर्स को हाई रखने की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है? नहीं, केवल कॉमर्शियल जोन्स पर फोकस करने की बात नहीं हुई है। वीकेंड्स पे फ्री राइड्स की कोई बात नहीं हुई है। अगर बात हुई है तो ये हुई है
कि लो इनकम कम्युनिटीज को वेल्थी एरिया से कनेक्ट करें, कम्युनिटी हब्स को, कम्युनिटी हब्स मतलब जो बड़ी बड़ी जगह है वहां से लो इनकम कम्युनिटी को कनेक्ट करें, जिससे क्या होगा, आना जाना आवाजाही आसान हो जाएगी। तो सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखो, पैसेज की टोन क्या है, स्केप्टिकल है, एनालिटिकल एंड सपोर्टिव है, न्यूट्रल है, एग्रेसिव है, बताओ जरा भाई साहब। देखो स्केप्टिकल तो बेसिकली स्केप्टिकल ऐसे कह लो, कैसे कह लो, जैसे मैं कहूं कि कंफ्यूजन की बात चल रही है, आप कहो इन कंफ्यूजन, ठीक है, आपको लगता है कोई चीज उलझन में चल रही है बिल्कुल, है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप स्केप्टिकल कह सकते हो। कोई कॉन्टेक्स्ट है जहां बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ पा रही, कंफ्यूजन चल रहा है किसी बात को लेके, स्केप्टिकल हो सकती है। न्यूट्रल, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल कह सकते हो। एग्रेसिव, तुमने गुस्से में कोई बात कही, ऐसा हो जाएगा तो ये कर दूंगा वरना वो कर दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा, नहीं। एनालिटिकल एंड सपोर्टिव, एनालिटिकल एंड सपोर्टिव, एनालिसिस किया तुमने कि बस में जाने से क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एनालिटिकल एंड जो है सपोर्टिव, ये हो गया आपका थर्ड पैसेज, ठीक है। बात कर लेते हैं साहब फोर्थ की। देखो छोटा पैसेज है, आसान पैसेज है, एक बार जरा देखना, तुम समझदार हो तो मुझे लगता है पकड़ जाओगे बात। देखना भी जरा एक बार, चलूं आगे, चलूं आगे मतलब समझाना शुरू करूं। देखो भाई, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन campaigns have eradicated or controlled fatal conditions such as smallpox and polio। क्या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कैंपेन, यूनिवर्सल मतलब जो सभी के लिए, सभी पर लागू है। इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं तुम्हारी, तुम्हें इंजेक्शन लगा रहे हैं, एक कैंपेन चला गया उस काम के लिए, उससे क्या हुआ है, उसने इरेडिकेट कर दिया है। इरेडिकेट होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कैंपेन ने क्या किया है, इरेडिकेट कर दिया है और कंट्रोल कर दिया है किसको, फैटल मतलब होता है घातक, एक घातक कंडीशन सच एज स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक, चेचक समझते हैं, पता नहीं समझते नहीं समझते हैं, स्मॉल पॉक्स समझते होंगे चलो फिर, या फिर पोलियो। ये पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसी कंडीशन को हमने टैकल कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, किस वजह से, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कैंपेन की वजह से। मास इम्यूनाइजेशन रिलाइज ऑन कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी, मास मतलब बहुत बड़े लेवल पे इम्यूनाइजेशन अगर आप करते हैं तो ये किस पर निर्भर करता है, कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी पर। बोले साहब ये क्या बवाल है, कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी क्या, उसमें क्या होता है जरा बताते हैं, भी देखना। वैक्सीन्स हैव टू बी स्टोर्ड एट प्रिसाइज टेम्परेचर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग थ्रू इनोकुलेशन, मतलब जब से बनी और जब तक लगी तब तक उसको एक फिक्स टेम्परेचर पर रखना होता है। हर एक दवाई वैक्सीन जो बनी है वो एक खास टेम्परेचर के लिए बनी है, तो तुम उसको ऐसा नहीं कर सकते धूप में रख दिया, कहीं रख दिया, खराब हो जाएगी। तो वो कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी का मतलब यही है, क्या, प्रिसाइज टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा वरना खराब हो जाएगी। तो ये चीज कहा है कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी का मतलब ये, कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी, चेन मतलब जहां से यहां जा रही है यहां भी ये चीज हो, वहां से वहां जा रही है वहां भी वो चीज टेम्परेचर अवेलेबल हो, वहां से कहीं और जा रही है वहां भी टेम्परेचर अवेलेबल हो। बाकी आगे देखो, सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड इंसुलेटेड कंटेनर्स आर लाइफलाइंस फॉर रिमोट लोकेशंस। क्या साहब इसको कैसे कर सकते हैं, ये जो हम कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी कैसे हम पा सकते हैं, सोलर पावर रेफ्रिजरेटर्स, भाई साहब सोलर पावर से चलने वाले रेफ्रिजरेटर्स हमारे पास हों जिससे हमें 24 घंटे बिजली मिल जाए साहब, एंड इंसुलेटेड कंटेनर्स हों, एक उसके अंदर जो कंटेनर्स है, इस कंटेनर जिसमें रख रहे हो वो इंसुलेटेड हो, ठीक है, नहीं इंसुलेटेड का मतलब जो ठंडा रखें एक तरीके से उसको, ठीक है, नहीं ठंडा रखने के लिए कंटेनर्स हों, एंड लाइफ लाइन्स फॉर रिमोट लोकेशंस, और रिमोट लोकेशंस के लिए लाइफ लाइन्स हो, मतलब वहां पे कुछ सपोर्ट उनके लिए अवेलेबल हो, आप ये कहना चाह रहे हो। डोर टू डोर इंटरेक्शंस बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एजुकेट हाउस होल्ड्स रिगार्डिंग डोसेज रूटीन एंड मिथ्स, और डोर टू डोर इंटरेक्शंस हो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की, मतलब तुम डोर टू डोर जाके कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो हैं जाके बताएं, एजुकेट करें लोगों को किस बारे में, डोसेज के रूटीन के बारे में, कैसे लगती हैं, कब लगती हैं, क्या होता है, और जो मिथ है कि भाई इससे मर जाएगा आदमी पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको बारे में भी दूर करना किसका काम है, वर्कर्स का काम है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का। वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेजर ऑब्स्ट्रैकल टू हर्ड इम्यूनिटी। क्या, वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी होता है जब तुम वैक्सीन को लेकर हेजिटेट कर रहे हो, लगवाऊं या ना लगवाऊं, जैसे कोरोना के टाइम पे चल रहा था, लगवाऊं ना लगवाऊं, अच्छा होगा बुरा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी है। फ्यूल्ड, इससे क्या होता है, इसने फ्यूल करा है, क्या फ्यूल करा है साहब, मिस इन्फॉर्मेशन, ये फ्यूल करती है किसको, मिस इन्फॉर्मेशन को। जब तुम हेजिटेट करते हो मतलब तुम किसी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो,
ये एक मेजर ऑब्स्टेकल है, ये एक बहुत मेजर मतलब बड़ा ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, ये बड़ी बाधा है किसके लिए? इम्यूनिटी के लिए। हर्ड मतलब एक बहुत बड़े ग्रुप की इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है वैक्सीन के बारे में। कैंपेन्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन, जो पब्लिक एजुकेशन लोगों को एजुकेट करने के लिए कैंपेन चलाए गए। कैपिटलाइजिंग ऑन रेडियो पे कैपिटलाइज करने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए गए हैं। सोशल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है नहीं, जिसमें लोगों को सिखाया गया है, बताया गया है क्या करने के लिए, पब्लिक के अंदर जो साइंस को लेके फेथ है, विश्वास है, उसको जगाने की बात करी गई है। प्रिजर्विंग एक्सेसिबिलिटी, दवाई को बचा के रखने के लिए ये भी काम करा गया है। एंड कम्युनिकेशन इन एन ओपन नेचर, एक ओपन नेचर में कम्युनिकेशन इज क्रूशियल इन ऑर्डर टू सिक्योर पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को सिक्योर करने के लिए सारी चीजें जरूरी हैं साहब। तो ये वैक्सीन की बात हो गई। अब जरा ऑप्शन देख लो साहब, इतने आसान ऑप्शन हैं जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। मैं आपसे कहूं व्हाट डज कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स रेफर्स टू, बताओ साहब कोल्ड चेन किसके बारे में बता रही है? 16 नंबर में बता दोगे देख के या मैं ही बताऊं? कोल्ड चेन किसके बारे में बता रही? मैंने बताया कोल्ड चेन, बताओ। नए वैक्सीन फार्मूला को बनाने की बात कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रही है। सेलिंग वैक्सीन इन कोल्ड क्लाइमेट, उनको बेचना है ठंडे क्लाइमेट में। ये ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन अंडर कंट्रोल टेम्परेचर, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है कंट्रोल टेम्परेचर में, उसी को क्या कहा गया? कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स कहा गया। तो आंसर बनेगा क्या? ए फॉर एप्पल बनेगा साहब। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन देख लो 17 नंबर, विच मेथड हेल्प्स मेंटेन वैक्सीन पोटेंसी इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में जब जा रहे हो तो कैसे मदद मिलेगी तुम्हें? वहां पे तो बिजली नहीं हो सकता है, कई बार ज्यादा टाइम लग जाए जाने में, रास्ते में गड्ढे हो क्या हो, उसके लिए क्या करेंगे? सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स हमें चाहिए वहां पे वैक्सीन को मेंटेन, जो है मेथड को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वैक्सीन हेजिटेंसी इज प्राइमरी कॉज्ड बाय, वैक्सीन के लगाने को लेके हेजिटेंसी कैसे आती है? कब आदमी हेजिटेट होता है? जब उसके पास क्या हो? मिस इन्फॉर्मेशन हो, गलत इंफॉर्मेशन हो, तब वो हेजिटेट होता है। नॉट मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव, पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव में कौन सा पार्ट नहीं है? रेडियो के थ्रू समझाना है, समझाना है, ठीक है, रेडियो के थ्रू समझाना है, सोशल मीडिया के थ्रू समझाना है, समझाना है, स्कूल प्रोग्राम्स करने हैं, फाइनेंशियल जो है इंसेंटिव्स देने हैं। क्या ऐसा है कि भाई एजुकेशन के थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव देने हैं? भैया पैसे देने की कहीं बात नहीं हुई, कहीं नहीं कहा गया कि फाइनेंशियल इंसेंटिव देने हैं, ये चीज गलत है। 20 नंबर देखो, मतलब वही पूछा था कौन सी गलत है, तो हमने बता दिया। पैसेज सजेस्ट द प्रोडक्ट पब्लिक हेल्थ इज एसेंशियल टू, पैसेज क्या सजेस्ट करता है कि टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है? इलिमिनेट डोर टू डोर विजिट को इलिमिनेट कर दे, मतलब हटा दें। भाई ये तो गलत हो जाएगी बात यार, डोर टू डोर विजिट को कैसे इलिमिनेट कर दो? बिना डोर टू डोर विजिट के तो भाई ग्रामीण लोगों को एक तरीके से बॉन्ड ही फील नहीं होगा आपस में, समझे, दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट बताओ, हाल्ट सोलर पावर टेक्नोलॉजी को हाल्ट कर दें साहब, ये तो उल्टा हो जाएगा, हाल्ट नहीं करना है साहब। नेक्स्ट देखो, एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस एंड क्लियर कम्युनिकेशन, बताओ जी क्या करें? कौन प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ को? एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस, बिल्कुल सही बात है, उनको प्रॉपर एक्सेस मिले और क्लियर कम्युनिकेशन, और उनको क्लियर कम्युनिकेशन हो उस चीज को लेके, तो ये बहुत जरूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ये आंसर हो सकता है। लास्ट देख लो, फोकस सोलली ऑन अर्बन एरियाज, केवल शहरों पर फोकस करो, गांव वालों को मरने दो, गलत हो जाएगा साहब। आंसर बनेगा सी फॉर कैट इसका, ठीक है। ये हमारा पैसेज नंबर 4 हो गया साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार जरा देखना 5 नंबर भी देख लें क्या एक बार, भागे 5 नंबर, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक बार जल्दी से 5 नंबर और देखते हैं। देखना भाई जरा 5 नंबर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFIs have become crucial agents for advancing फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की एडवांसिंग के लिए कौन क्रूशियल एजेंट है? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत बढ़िया साहब। अब पता नहीं बोले जी क्या बात हो रही, मेरे समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, समझ में आ जाएगा वो क्या कह रहा है। थ्रू एक्सटेंडिंग स्मॉल लोन्स एंड सेविंग अकाउंट्स टू पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू conventional banks, MFIs empowers entrepreneurs, most often women, to initiate or scale up micro enterprises.
देखो भाई साहब, बैंक्स की बात चल रही है एक तरीके से, ठीक है नहीं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात चल रही है। तो मैं नहीं समझ में आ रहा तो मोटा मोटा समझने की कोशिश करो, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एमएफआईज जो हैं, वो क्या कर गए हैं, हैव बिकम, वो बन चुके हैं क्रूशियल एजेंट, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट बन गए हैं वो, एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया मतलब गांव वगैरह में, एडवांसिंग मतलब बढ़ाना, किसको बढ़ाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोग, गांव के लोग जो है बहुत सारा बैंक से अटैच नहीं है, तो फाइनेंशियल लेन देन को बढ़ाने के लिए कौन क्रूशियल एजेंट बन गया है, एमएफआई क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट एजेंट बन गए हैं। एक्सीडिंग क्या, किससे, एक्सीडिंग स्मॉल लोन्स एंड सेविंग अकाउंट्स टू पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंक। कन्वेंशनल बैंक मतलब जो बैंक जनरली हम यूज कर रहे हैं, जिनके पास यहां तक जो है कन्वेंशनल बैंक्स तक जाने का जो रास्ता नहीं है, उनका, जिनका एक्सेस नहीं है कन्वेंशनल बैंक्स तक, ये एसबीआई वगैरह जो भी है, कन्वेंशनल बैंक जो है जो जनरली होते हैं, उन तक अगर उनका एक्सेस नहीं है, तो उसमें कौन मदद कर रहा है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मदद कर रहे हैं एक्सीडिंग स्मॉल लोन्स और सेविंग अकाउंट्स वगैरह को लेकर, ठीक है। आ जाओ जरा, एमएफआईज एम्पायर एंटरप्रेन्योर्स। एमएफआईज क्या करता है, एम्पावर करता है एंटरप्रेन्योर्स को, जिसके पास अपना अच्छा आइडिया है और उस आइडिया से कुछ बढ़िया बना सकता है, उसको एंटरप्रेन्योर आप कह रहे हैं। मोस्ट ऑफन वुमेन, और खास करके एमएफआईज किसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वुमेन को, टू इनिशिएट और स्केल ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप्स। छोटे छोटे उद्यम अगर महिला करना चाहती है, जो गांव में है, जिसको पैसे की जरूरत है, पैसा उसके पास नहीं है, आइडिया उसके पास है, तो उसको मदद कौन कर रहा है, एमएफआई कर रहा है। इन मोस्ट विलेजेस, खास करके अधिकतर विलेजेस में, दीज लोन सपोर्ट पोल्ट्री फार्मिंग। और ये जो लोन है वो किस लिए भी दिए जा रहे हैं, कुछ लोग पोल्ट्री फार्मिंग करना चाह रहे हैं साहब, ठीक है नहीं, मतलब मुर्गी पालन वगैरह का काम करना चाह रहे हैं, हैंडलूम वीविंग्स, कपड़ा पड़ा सिलने का काम करना चाह रहे हैं, रिटेलिंग आउटलेट्स, टाइनी रिटेलिंग आउटलेट्स मतलब छोटी छोटी दुकानें खोलना चाह रहे हैं वो अपनी, ठीक है। और MFIs go beyond credit by regularly offering financial education training। वो क्रेडिट केवल ऐसा नहीं है कि पैसा ही देता है, उसके बियॉन्ड जाके उनको फाइनेंशियल एजुकेशन भी देता है कि क्या फायदा है। टीचिंग बोरोवर्स टू कॉप विद कैश फ्लो, बोरोवर्स को सिखाता है, कॉप विद मतलब कैसे टैकल करना है, कैसे सामना करना है, किसका, कैश फ्लोस का और इंटरेस्ट चार्जेस का। जो इंटरेस्ट चार्ज है उसको कैसे अपने सिर पे हावी नहीं होने देना, इन चीजों को वो बताता है, ठीक है। क्रिटिक्स वॉर्न however that excessive interest rates and repayment pressure can result in over indebtedness। बिल्कुल सही बात है भाई, ये लाइन बहुत जरूरी है। जब भी आप लोन लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, एक्सेसिव इंटरेस्ट, बहुत बड़ी मात्रा में लोन ले लिया और तुम चुका नहीं पा रहे हो, तो जो एक्सेसिव इंटरेस्ट है, लगातार इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, तो वो आपको और ज्यादा किसमें, इंडेटनेस में, मतलब और ज्यादा कर्जे में डुबाता चला जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना होता है, क्रिटिक्स इस बात को भी कहते हैं। और ऐसे रिस्क को, ज्यादा और गहरे गड्ढे में जाने से बचने के लिए, ऐसे रिस्क से बचने के लिए एमएफआईज लिमिट इंटरेस्ट रेट्स, वो अपनी इंटरेस्ट रेट को लिमिट करता है, कम करता है, एकदम एक लिमिटेड रखता है। एंड स्प्रेड पेमेंट टर्म्स, और वो अपनी रीपेमेंट टर्म्स को स्प्रेड करता है, बताता है कि भाई इस तरीके से ऐसे करना है, किसी को धोखाधड़ी नहीं कर रहा है वो। रिसर्च इंडिकेट्स दैट, रिसर्च ये कहती है दैट व्हेन complemented by market linkage such as guaranteed buyers for fruits and vegetables, microfinancial can trigger sustainable economic growth and poverty reduction। क्या रिसर्च ये बताती है कि जब कॉम्प्लीमेंटेड बाय मार्केट लिंकेजेस, अगर हम कॉम्प्लीमेंटेड मतलब जो अगर उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फायदा कर रहे हैं मार्केट लिंकेज का, मतलब इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं मार्केट लिंकेज से, मार्केट से, सच एज गारंटीड बायर्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, माइक्रो फाइनेंस जो है कैन ट्रिगर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो माइक्रो फाइनेंसेस हैं वो क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं किसको, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, एंड पॉवर्टी रिडक्शन, और गरीबी को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसा कुछ हमारा पैसेज कह रहा है। अगर बात समझ में आई हो तो ऑप्शंस पढ़ लो, बात समझ में आई हो तो क्या पढ़ लो साहब, ऑप्शन पढ़ लो। जरा बताना, पहला, प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, बताओ जरा, प्राइमरी फंक्शन क्या है माइक्रो फाइनेंस का, ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का जो है पहुंच नहीं है, उसको मदद करना किसका काम है, माइक्रो फाइनेंस का काम है, उसका मदद करना, ठीक है। नेक्स्ट आओ जरा, बाकी ऑप्शन बहुत बकवास है, चाहो तो देख लेना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप मोस्टली नियर मीन्स, इसका क्या मतलब है, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, बताओ जरा। गवर्नमेंट एजेंसीज, फैमिली ऑन फार्म्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, नहीं, इसका मतलब है स्मॉल स्केल बिजनेसेस। माइक्रो का मतलब ही स्मॉल से है, माइक्रो जो है वो, माइक्रो का मतलब किससे है, माइक्रो का मतलब ही किससे है, स्मॉल से है। कहीं भी माइक्रो आ जाएगा तो वो स्मॉल है, तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस मतलब माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्राइजेस।
मुझे करना खत्म, मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटा हो गया, जल्दी से खत्म करूँ, शब्द दाएं बाएं निकल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ निपटाऊँ काम हो जल्दी। सॉरी गाइस, आ जाओ जरा। 23 नंबर, विच बेनिफिट्स ऑफ MFIs इज मैंशनड बिसाइड्स लैंडिंग मनी। विच बेनिफिट्स ऑफ MFIs इज मैंशनड बिसाइड्स लैंडिंग मनी। कौन सा बेनिफिट जो है वो MFI का मेंशन किया गया है, केवल पैसे देने के अलावा और क्या भी दिया गया है, कि भाई वो क्या करते हैं, वो टैक्स एग्जम्पशन देते हैं तुम्हें, ग्रांटिंग लैंड टाइटल्स, तुम्हें लैंड टाइटल्स ग्रांट करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग देते हैं। भाई उसमें कहा गया है कि लोन के बियॉन्ड जाके वो ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, लिटरेसी मतलब समझ, पढ़ाई, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं, फाइनेंशियल समझ की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, व्हाट इज अ की क्रिटिसिज्म। मेन क्रिटिसिज्म क्या है माइक्रो फाइनेंस का, नुकसान क्या है। क्रिटिसिज्म मतलब निगेटिव बात क्या है माइक्रो फाइनेंस की, केवल एक निगेटिव बात है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जब हो जाता है तो उस चक्कर में पर्सन डेट में चला जाता है। मेन एक यही बात है, हाई इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट प्रेशर कैन कॉज डेट। इससे क्या हो सकता है, डेट हो सकता है साहब, इससे जो है कर्ज तुम्हारा और बढ़ सकता है। रीच वुमेन बोर, अरे वुमेन पे तो जाते ही है। सेविंग अकाउंट्स की बात करता है नहीं, मार्केटिंग लिंकेज की बात करता है, बात तो ठीक है, लेकिन तुमसे क्रिटिसिज्म पूछा है तो पॉजिटिव में आ गया ना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर सस्टेनेबल इम्पैक्ट अकर्स व्हेन माइक्रो फाइनेंस इज कंबाइंड विद। बताओ भाई, सबसे लास्ट लाइन में कहा तो है, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब माइक्रो फाइनेंस, कब होगी, जब मार्केट लिंकेज होगा किसका, मार्केट लिंकेज होगा किसका, ऑप्शंस में हमारा दे रखा है, जब हमारा मार्केट लिंकेज हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस का मार्केट लिंकेज हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि माइक्रो फाइनेंसेस जो हैं जब जुड़ जाएंगे किससे, मार्केट लिंकेज, माइक्रो फाइनेंसेस जब मार्केट से जुड़ जाएंगे कंबाइन विद मार्केट लिंकेज, तो क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी कम होगी। लास्ट लाइन में यही लिखा है। तो ये हो गया बेसिकली आपका कौन सा पैसेज, 5वां पैसेज। मुझे लगता है एक क्लास में 5 पैसेज बहुत हैं, इसके आगे तुम बोर होने लगोगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, टाइम भी हो गया है बहुत ज़्यादा, तो जो है आज की क्लास में गाइस इतना ही रखते हैं और बाकी काम कल करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद अगली क्लास में। आपको 2 क्लासेस और मिलेंगी, इसके अलावा 3 क्लासेस में आपके 16 के 16 पैसेज करा दूंगा। आज मैंने 5 कराए हैं, अगले किसी दिन 5 या फिर 6, उसके बाद फिर से 5 पैसेज करके 3 क्लास में पैसेजेस हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी को साहब PDF चाहिए, कोई PDF के लिए जो है बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है, तो एक बार इधर QR कोड से आप अपना डाउनलोड कर लेना, हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट में, बेसिकली टेक्स्ट हो क्या, कमेंट भी कर देना। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो आपका बनता है साहब, सबसे पहले यही काम बनता है। ठीक है, सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ आपको सजेस्ट करना है, कुछ सब कुछ बेहतर है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट है, टाइम लग रहा है। और कोई चर्चा हो तो बताओ, इतने कोई कमेंट, कोई बात, कुछ आपको कहनी है, कुछ आपको करनी है, आप मुझे बता सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और पढ़ाई करते रहिए, कुल मिला के बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्जाम के लिए, खास करके स्टेनोग्राफर के लिए मैं बात करूं। सब कुछ मैं आपके लिए ऑलमोस्ट ले आया हूं, पैसे अब हो जाएंगे, क्लोज टेस्ट हो गए हैं, ग्रामर मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दी है। इसके बाद वोकैब बची है केवल, वोकैब में केवल 5 चीज़ें हैं। अब तो 5 के, अब तो 6 कह लो। एक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, एंटोनियम होंगे, सिनोनियम्स होंगे। ठीक है, 5वां आजकल होमोनियम्स भी पूछे जाने लग गए हैं और स्पेलिंग भी आने लग गई है। पहले क्या होता था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स नहीं आती थी स्टेनोज में। ठीक है, लेकिन अब स्पेलिंग्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोनों आने लग गए हैं। तो 5 चीज़ें और हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम और स्पेलिंग्स और होमोनियम्स। 6 चीज़ें हैं कुल मिला के। और अगर मैं तरीके से देखूँ तो ये 6 टॉपिक्स और हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। धीरे धीरे मैं लेके आऊँगा, टेंशन ना लो। डेली की एक क्लास तो हमारी हुई रही है स्टेनो के लिए, और बाकी टेट वाली क्लासेस भी चल रही हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। बाकी QR कोड आई गए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय।